साथियों नमस्कार। साइकोलॉजी की इन क्लासों में आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है प्रतिभाशाली बालक। पढ़ा होगा आपने वैसे तो, और अच्छे से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और जितना हो सकेगा उतनी सरल भाषा रखते हुए पेपर में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और किस तरह से प्रश्न आए हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रोजाना मैं आपसे पिछले 2-3 दिन से वीडियो डाल रहा हूं मैं, और आपको एक ही बात कहने की बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि यदि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। जैसा कि लिखा हुआ है प्रतिभाशाली बालक, अर्थात ऐसा बालक जो किसी प्रतिभा से युक्त हो, जिसको भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया हो, जिसमें कुछ टैलेंट छुपा हो, उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जैसे किसी बच्चे की वास्तविक आयु है 10 साल, लेकिन वो 10 साल वास्तविक आयु का बच्चा मानसिक रूप से ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करता है जो 12 साल के बच्चे के समान है। वास्तविक आयु 10 साल है, लेकिन बच्चे का व्यवहार ऐसा है जो एक सामान्य श्रेणी के 12 साल के बच्चे का होता है। तो 10 साल का जो बच्चा है जो 12 साल के बच्चे के समान व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, तो उस 10 साल के बच्चे को हम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में शामिल करते हैं। अर्थात वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक उम्र के बच्चों के समान मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, इसीलिए हम उसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं और किस तरह से इनको परिभाषित किया जाता है? तो पहली परिभाषा प्रतिभाशाली बालक की क्रोइनक्रो के अनुसार, क्रोइनक्रो कहते हैं प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 130 प्लस हो, अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या उससे अधिक हो, वे प्रतिभाशाली कहलाएंगे। दूसरा, वे बालक भी प्रतिभाशाली कहलाते हैं जो किसी खेल, संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि में से किसी एक अथवा एक से अधिक में, कोई बच्चा खेल में भी बहुत अच्छा है, नृत्य भी बहुत अच्छा करता है, संगीत में भी भाग लेता है, तो कोई बालक जो किसी खेल, संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि में से किसी एक अथवा एक से अधिक योग्यताओं में या एक से अधिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता धारण करता है, तो उस बच्चे को भी हम प्रतिभाशाली की श्रेणी में ही शामिल करते हैं। ऐसा क्रोइनक्रो का मानना है। प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। स्किनर कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो दुनिया में केवल और केवल 1% होते हैं। प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो दुनिया में केवल और केवल 1% होते हैं, ऐसा स्किनर का मानना है। और गैरिट कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो दुनिया में केवल और केवल 1.5% है। एक का मानना है 1% है पूरी दुनिया में जीनियस बच्चे, दूसरे का मानना है गैरिट का 1.5% है पूरी दुनिया में जीनियस बच्चे। हैरीमैन कहते हैं, हैरीमैन प्रतिभाशाली बालक अधिक बुद्धिमान, प्रतिभाशाली बालक अधिक बुद्धिमान, समायोजन में सक्षम। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? अधिक बुद्धिमान और समायोजन में क्या होते हैं? सक्षम। मतलब हैरीमैन का ऐसा मानना है कि प्रतिभाशाली बालक में अन्य बालकों की तुलना में बुद्धि ज्यादा होती है, प्रतिभाशाली बालक में अन्य बालकों की तुलना में समायोजन, एडजस्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो हैरीमैन का ऐसा मानना है। तो क्रोइनक्रो कहते हैं प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के, 130 प्लस जिसकी बुद्धि हो वो प्रतिभाशाली, दूसरा खेल, संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि में से किसी एक अथवा एक से अधिक में विशेष योग्यता धारण करते हो तो वो भी प्रतिभाशाली माने जाते हैं।
फिर स्किनर कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो दुनिया में केवल और केवल 1% होते हैं। गैरेट कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो दुनिया में 1.5% होते हैं। और हैरीमैन कहते हैं प्रतिभाशाली बालक अधिक बुद्धिमान और समायोजन में अधिक सक्षम होते हैं। जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा हैरीमैन का मानना है। टर्मन परिभाषित करते हुए कहते हैं ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 140 प्लस होता है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 140 प्लस होता है, उन बच्चों को भी प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। मतलब पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, वो भी प्रतिभाशाली हैं, ऐसा टर्मन का मानना है। मेरे कहने का मीन्स ये है, हर व्यक्ति ने अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरीकों से प्रतिभाशाली बालक को परिभाषित किया है। अब पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे प्रतिभाशाली बालक को। जैसे बाल अपराधी बच्चे को पहचानने का है, क्या लक्षण है बाल अपराधी के, तो झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसक व्यवहार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ठीक है, शिक्षा के प्रति नकारात्मक बातें, विचार। ठीक वैसे प्रतिभाशाली बालक को पहचानने के भी लक्षण मान लो, या प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। कैसे पता लगाएंगे कि यह बच्चा प्रतिभाशाली है? ठीक है, पहली विशेषता, अवधान शक्ति तीव्र होती है। अवधान शक्ति तीव्र होती है। अवधान मतलब ध्यान केंद्रण, अटेंशन। चीजों को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इस काम को ध्यान से करते हैं। वो शक्ति सामान्य बच्चों की तुलना में इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनकी विशेषता का, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। स्मरण शक्ति तीव्र होती है। अवधान शक्ति तीव्र होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, जल्दी से याद हो जाता है इनको। स्मृति बहुत फास्ट होती है, कम समय में ज्यादा चीजों को याद करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। समस्या समाधान की योग्यता पाई जाती है। समस्या समाधान की तीव्र योग्यता पाई जाती है इनके अंदर। इसके अलावा शिक्षक की कम आवश्यकता होती है इनको। शिक्षक की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, शिक्षक की कम आवश्यकता। अपसारी चिंतन पाया जाता है। चिंतन दो प्रकार का होता है, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, अपसारी और अभिसारी। वैसे तो अनेक प्रकार हैं चिंतन के, अपसारी और अभिसारी। सृजनशील और प्रतिभाशाली बालक में आपसे पूछा गया है, रीट में L1 2022 के पेपर में, जहां तक मुझे याद है यह प्रश्न आया था। उसने पूछा था प्रतिभाशाली या सृजनशील बालक में चिंतन का कौन सा रूप दिखाई देता है, तो वहां कौन सा दिखाई देता है, अपसारी। लेकिन यही प्रश्न अगर ऐसे आ जाए और वो आपसे ये पूछ ले कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बताइए सृजनशील बच्चों में चिंतन का कौन सा रूप पाया जाता है, तो आपको बताना है अभिसारी। मतलब ये है कहने का कि जेपी गिलफोर्ड का नाम देकर के यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो अभिसारी करना है, और सामान्य प्रश्न आएगा अर्थात किसी का नाम नहीं होगा और फिर पूछा जाएगा तो आपको अपसारी करना है। अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन कैसा होता है? अपसारी चिंतन होता है व्यापक, विस्तृत, वैज्ञानिक। ठीक है, जिसमें अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवादिता इनका कोई स्थान नहीं होता। और वो चिंतन किनमें देखने को मिलता है? प्रतिभाशाली में भी और सृजनशील में भी। लेकिन ध्यान रखना है, जेपी गिलफोर्ड का नाम देकर के पूछेगा तो सृजनशील बालक में या सृजनशील बालक में अभिसारी चिंतन आएगा, और अगर जेपी गिलफोर्ड नहीं होगा तो चाहे प्रतिभाशाली पूछे या सृजनशील, हमको अपसारी चिंतन करना है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण कार्य में शिक्षक से आगे गति करते हैं। मतलब टीचर से एडवांस चलते हैं ये बच्चे, टीचर की कम जरूरत होती है, टीचर से आगे खुद से पढ़ने में समर्थ होते हैं, समस्याओं का आसानी से क्या खोज लेते हैं, समाधान। इनकी अवधान शक्ति तीव्र होती है,
स्मरण शक्ति तीव्र होती है, समस्या समाधान की तीव्र क्षमता होती है इनके अंदर, इनको शिक्षक की कम आवश्यकता होती है, इनमें अपसरी चिंतन पाया जाता है, शिक्षण कार्य में शिक्षक से आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को विशेष दिखाना चाहते हैं, विशेष बताना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है, ऐसा कंफर्म नहीं है पर काफी किताबें इस बात को कहती हैं, ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय सामान्य बालक की तुलना में, जन्म के समय सामान्य बालक की तुलना में प्रतिभाशाली बालक का वजन 1 पौंड और लंबाई 1.5 इंच अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभाशाली बालक का वजन 1 पौंड ज्यादा होता है और सामान्य बच्चों का, नवजात शिशुओं का वजन होता है 6 से 9 पौंड के मध्य और लंबाई होती है 19 से 20 इंच के मध्य। तो ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं है, फिर भी कई जगह पढ़ने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय सामान्य बालक की तुलना में प्रतिभाशाली बालक का वजन 1 पौंड ज्यादा होता है और इनकी लंबाई भी सामान्य बालक की तुलना में 1.5 इंच अधिक होती है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ विशेषताएं, अवधान शक्ति तीव्र, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान की तीव्र क्षमता, शिक्षक की कम आवश्यकता, अपसारी चिंतन, शिक्षण कार्य में शिक्षक से आगे गति करते हैं, विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय इनकी लंबाई और इनका वजन सामान्य बालक की तुलना में अधिक होता है। ये तो इनकी सामान्य विशेषता है। अब बात करते हैं निषेधात्मक विशेषताओं की। निषेधात्मक विशेषताएं मतलब जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इनमें पाई जाती है। और निषेधात्मक विशेषताओं में पहली विशेषता, लिखावट अच्छी नहीं होती। लिखावट अच्छी नहीं होती। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अपनी कॉपी चेक कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो खुश हो जाइए, आप जीनियस कैटेगरी के बच्चे हैं। ठीक है, लिखावट अच्छी नहीं होती। इसके अलावा बड़ी आयु के लोगों से, बड़ी आयु के लोगों से मित्रता स्थापित, बड़ी आयु के लोगों से मित्रता स्थापित करते हैं, बड़ी आयु के लोगों से दोस्ती स्थापित करते हैं। ये इनकी निषेधात्मक विशेषता है। तीसरा, ये क्या करते हैं, क्योंकि चूंकि ये जीनियस हैं तो कभी कभी ये लापरवाही दिखा देते हैं। जीनियस है ना, कम समय में ज्यादा हो जाएगा, कम समय में ज्यादा याद कर लेंगे, कम समय में ज्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा इनके अंदर भाव होता है। और ये कभी कभी इसी वजह से लापरवाही दिखाते हैं, अर्थात ये लापरवाह किस्म के होते हैं। कभी कभी लापरवाही का भाव भी आ जाता है। कि क्यों आ जाता है? क्योंकि इनको पता है मेरी स्मरण शक्ति तीव्र है, मैं कम समय में ज्यादा चीज गेन कर सकता हूं, ज्यादा पढ़ सकता हूं, मैं कम समय में समस्याओं का समाधान खोज सकता हूं, तो मुझे ज्यादा हाय तौबा करने की आवश्यकता ही नहीं है या ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कभी कभी ये लापरवाही दिखा देते हैं, कभी कभी। ठीक है, अब हमने इनकी विशेषताएं पढ़ ली, निषेधात्मक विशेषताएं पढ़ ली। अब जो ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जब इनको स्कूल में ये एडमिशन ले तो स्कूल में कैसा माहौल होना चाहिए, इनके लिए विशेष क्या होना चाहिए? तो पहली, इनकी शिक्षा व्यवस्था, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था, पहला पॉइंट, शिक्षक भी प्रतिभाशाली होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है अगर प्रतिभाशाली बच्चे को सामान्य टीचर से पढ़वा दिया आपने तो भाई साहब वैसे ही नहीं रुकने देगा, वैसे ही भगा देगा। इसलिए टीचर भी उसके लेवल का होना चाहिए, टीचर भी टैलेंटेड होना चाहिए, शिक्षक भी प्रतिभाशाली होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा छात्रवृत्ति की सुविधा हो, छात्रवृत्ति की सुविधा हो। छात्रवृत्ति की सुविधा क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए भाई साहब कि मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है,
गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, घर में संसाधनों की कमी है, अगर उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, थोड़ा बहुत खर्चा मिल जाएगा, कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी, तो वो बेचारा गरीबी की वजह से पिछड़ेपन का शिकार होने से बच जाएगा। इसीलिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको स्कॉलरशिप यानी जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप जो है, उस तरह की कोई सुविधा होनी चाहिए विद्यालय में। ठीक है। इसके अलावा कैरियर संबंधी मार्गदर्शन भी इनको समय समय पर मिलना चाहिए। कैरियर संबंधी मार्गदर्शन इनको समय समय पर मिलना चाहिए। कैरियर में आगे क्या कर सकते हैं, क्या बनना है, आगे चल के इनके लिए कौन से रास्ते खुलते हैं और कहां पर जाकर ये अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें इनको सही समय पे अगर पता चल जाए तो ये बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। तो कैरियर संबंधी मार्गदर्शन होना चाहिए। इनको समायोजन करना भी सिखाएं, समायोजन करना सिखाएं। चूंकि हैरीमैन ने कहा था समायोजन में सक्षम होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में प्रतिभाशाली बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। इनको समायोजन करना भी सिखाएं, दूसरों से मिलना जुलना, सामाजिकता के गुणों का इनमें विकास करना, ये सारी बातें भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा प्रतिभाशाली बालक का। एक फास्ट रैपिड रिवीजन करते हैं, जिसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो अपनी वास्तविक उम्र से अधिक उम्र के बच्चों के समान व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। जो मानसिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। प्रतिभाशाली बालक को परिभाषित करते हुए स्किनर कहते हैं, प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो दुनिया में केवल और केवल 1% होता है, केवल 1%। ठीक है। गैरिक कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो दुनिया में 1.5% होते हैं, 1.5%। क्रोइनटो कहते हैं प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 130 प्लस होता है। दूसरा वे बालक जिनके जो किसी खेल, संगीत, नृत्य, चित्रकारी इनमें से किसी एक अथवा एक से अधिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की योग्यता रखते हो, वे भी प्रतिभाशाली है। ठीक है। हैरीमैन कहते हैं प्रतिभाशाली बालक अधिक बुद्धिमान और समायोजन में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। ऐसा उनका पर्सनल राय है, परिभाषा का मतलब उनकी राय। फिर विशेषता हमने पढ़ी, अवधान शक्ति, तीव्र स्मरण शक्ति, समस्या समाधान की योग्यता, शिक्षक की कम आवश्यकता, अपसारी चिंतन, शिक्षण कार्य में टीचर से आगे चलते हैं, विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। निषेधात्मक विशेषता इनकी लिखावट अच्छी नहीं होती, बड़ी आयु के लोगों से मित्रता स्थापित करते हैं, लापरवाह किस्म के होते हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक भी प्रतिभाशाली होना चाहिए, विशेष कक्षाएं होनी चाहिए इनके लिए, छात्रवृत्ति की सुविधा हो, कैरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाए और इनको समायोजन करना सिखाया जाए। यह हमारा टॉपिक था विशिष्ट बालक में दूसरा, प्रतिभाशाली बालक। यदि आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्लास चलाई जा रही हो और जहां केवल और केवल शिक्षक भर्ती के बैच चलाए जाते हो, पढ़ाने वाली फैकल्टी बहुत एक्सपर्ट हो और डेडिकेशन के साथ पूरी टीम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जुटी हो और अपडेट नोट्स, अपडेट मटेरियल के साथ आपके सामने टीचर उपस्थित होता हो, तो अलवर की सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट में आप प्रवेश लीजिए। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट जहां आपके सपनों को पूरा कराने के लिए पूरी टीम मेहनत करती है और जहां आपके सपनों को पूरा कराने के लिए पूरी टीम जी जान से जुटी है और आपके सपने को पूरा कराना ही जिस टीम का मकसद है, उस टीम से जुड़कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और इस तरह की अगर आपकी सोच है कि पिछली बार की गलतियों से हमें सीखना है या दोबारा नहीं दोहरानी है, तो राजीव गांधी पार्क, मोती डूंगरी और एसएमडी सर्किल के पास ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।